हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे बायोलॉजी चैप्टर बायोलॉजी ओके, जिसमें चैप्टर हमारा हो गया था। चैप्टर हम लोग कर लिए, चैप्टर किए थे। चैप्टर 2 पर हम अभी रिसर्च कर रहे थे, ठीक है, रिसर्च कर रहे थे चैप्टर 2 पर। तो चैप्टर 2 में हमने 3 पार्ट तक देख लिया है। अगर आपने पार्ट नहीं देखा है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 नहीं देखा है, तो एक बार आप लोग क्या कीजिए, मेरे चैनल से आप लोग तीनों वीडियो को देख लीजिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। आइए चलते हैं। तो आज के जो वीडियो होगा, आज का जो सेशन होगा, उसमें हम लोग पढ़ेंगे, जैसे हम लोगों ने पौधों में जंतुओं में श्वसन, मनुष्य में श्वसन देख लिया था, वैसे हम देखेंगे कि इसमें तो कहेंगे पौधों में श्वसन। जिस प्रकार अगर हम बात करें, जिस प्रकार एक मनुष्य श्वसन प्रक्रिया के लिए अपना नाक का यूज करता है, ठीक है, नासिका का यूज करता है, मुख का यूज करता है, ठीक है, उसी प्रकार जो आपका पौधा है, पौधे अपने श्वसन प्रक्रिया के लिए क्या करता है, तो पत्ती, तना एवं जड़ का इस्तेमाल करता है, ठीक है, इस्तेमाल करता है। जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, देखिए, अगर थोड़ा सा हम लिखेंगे पौधों में श्वसन, पौधों में श्वसन क्रिया, ठीक है, पौधों में श्वसन क्रिया, पत्ती, तना एवं जड़ के माध्यम से होता है, ठीक है। ये तो हमने जान लिया कि पौधों में जो श्वसन क्रिया होती है वो पत्ती, तना और जड़ के जो माध्यम से क्या होती है, संपन्न होती है, ठीक है। लेकिन एक वर्ड आ जाता है, लेकिन क्या, वाई, क्यों, मतलब क्यों मतलब पत्ती से श्वसन क्रिया क्यों होता है, तना से श्वसन क्रिया क्यों होता है, जड़ के माध्यम से क्यों होता है, और कैसे, हाउ, ठीक है, क्वेश्चन आ जाएगा हाउ, पत्ती में श्वसन क्रिया कैसे होता है, मतलब कौन सा भाग पाता है, ठीक है। तो देखेंगे, लिखेंगे यहाँ पे एक टॉपिक डाल के, ठीक है, लिखिए पत्तियों के माध्यम से, पत्तियों में रंध्र के माध्यम से, रंध्र के माध्यम से, ठीक है, माध्यम से श्वसन क्रिया होती है, ठीक है। पत्तियों में रंध्र के माध्यम से क्या होती है, माध्यम से श्वसन क्रिया होती है, ठीक है। अगला देखेंगे, तो हमने जाना पत्तियों में किसके माध्यम से, रंध्र के माध्यम से। ये रंध्र क्या होता है, इसे इंग्लिश में कहते हैं अस्टोमाटा, क्या कहते हैं, अस्टोमाटा, ठीक है। और अगर हम देखें तना में, ठीक है, तना में श्वसन क्रिया, ठीक है, तना में वात रंध्र के माध्यम से, तना में वात रंध्र, ठीक है, वात रंध्र के माध्यम से श्वसन क्रिया होती है। तो बताइए, ये 2 टॉपिक पर आपको कोई दिक्कत है तो बताइए, ठीक है। ये 2 टॉपिक पर आपको कोई दिक्कत है, ठीक है। पत्तियों में किसके माध्यम से, रंध्र के माध्यम से, और तना में किसके माध्यम से, तो कहेंगे वात रंध्र के माध्यम से। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन बनता है कि हमने जान लिया, ये तना भी जान लिया, अब जड़ जानते हैं। तो कहेंगे जड़ में मूल रोम के माध्यम से, मूल रोम के माध्यम ठीक है, माध्यम से श्वसन क्रिया होती है, ठीक है, श्वसन क्रिया होती है। बताइए जल्दी से, ये कंप्लीट है, बताइए। पत्तियों में श्वसन क्रिया किसके द्वारा से होता है, रंध्र के माध्यम से, तना में वात रंध्र के माध्यम से, जड़ में मूल रोम के माध्यम से होती है। कंप्लीट है, ओके। देखिए, जैसे कि अगर हम बात करें, हम मनुष्य श्वसन क्रिया में क्या करते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, मतलब ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। उसी प्रकार पौधे 2 दिन और रात में 2 प्रक्रिया करता है। कौन सा प्रक्रिया करता है, उसको थोड़ा देख लेते हैं। इसको मैं क्लीन करता हूँ, ठीक है। ये 5 नंबर क्वेश्चन पूछता है, कभी कभी 2 नंबर के भी में पूछ देता है, ठीक है। तो आपको ज़्यादा
टेंशन लेने की बात नहीं है, ऐसे आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे पौधे श्वसन क्रिया के लिए, श्वसन क्रिया के लिए दिन में कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेती है और ऑक्सीजन को और अधिक मात्रा में ऑक्सीजन छोड़ती है, ठीक है। ये तो हमने जाना दिन में, ठीक है। दिन में क्या होता है, पौधे श्वसन क्रिया के लिए दिन में कार्बन डाइऑक्साइड को क्या लेती है और अधिक मात्रा में ऑक्सीजन को छोड़ती है, ठीक है। परंतु रात में पौधे श्वसन क्रिया के लिए ऑक्सीजन लेती है और कम मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है। बताइए, ये कंप्लीट है, बताइए। ओके, पौधों में श्वसन क्रिया के लिए दिन में पौधे श्वसन क्रिया के लिए दिन में कार्बन डाइऑक्साइड को लेती है और अधिक मात्रा में ऑक्सीजन को छोड़ती है। परंतु रात में यही क्रिया क्या होती है, अपोजिट हो जाती है। रात में क्या होती है, पौधे श्वसन क्रिया के लिए ऑक्सीजन को लेती है और कम मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ती है। बताइए। लेकिन अगर हम बात करें, आपने बड़े बुजुर्गों के मुंह से सुना होगा कि रात में पेड़ के पास नहीं सोना चाहिए। क्यों नहीं सोना चाहिए? क्योंकि उस टाइम जो होता है, जो पौधे होते हैं वो ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, जिससे अगर आप रात में अगर पेड़ के किसी भी पेड़ पर अगर बैठेंगे, किसी भी पेड़ पर अगर किसी पेड़ के नीचे बैठते हैं तो आपको गर्मी का एहसास होता है, ज़्यादा ऊष्मा का एहसास होता है। क्यों होता है? तो क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। कंप्लीट है, आगे चलते हैं, ठीक है। कंप्लीट है ये। देखिए, ऐसे कई पेड़ पौधे हैं जो ना 24 घंटा ऑक्सीजन की सप्लाई करते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो जैसे में आप बात कर सकते हैं, आप नाम सुने होंगे पीपल का और बरगद का, ठीक है। पीपल और बरगद का नाम सुने होंगे आप। इसको मैं क्लियर करता हूँ। अब आते हैं हम, जो छोटे छोटे जीव होते हैं, जंतुओं में श्वसन कैसे होता है, ठीक है। जंतुओं में श्वसन, इसको जान लेते हैं। लिखिए, टॉपिक लिखिए, जंतुओं में श्वसन, ठीक है। जंतुओं में श्वसन ये कहाँ से कैसे होता है, ठीक है। जंतुओं में श्वसन लिखिए। तो कहेंगे जंतुओं में श्वसन के लिए, जंतुओं में श्वसन, ठीक है। जंतुओं में श्वसन विसरण प्रक्रिया के द्वारा होता है, ठीक है। जंतुओं में श्वसन प्रक्रिया जो होती है, जंतुओं में श्वसन विसरण प्रक्रिया के माध्यम से होता है। कंप्लीट है। अब ये टॉपिक आ गया विसरण, ये नया शब्द आ गया विसरण। इसे क्या कहते हैं, किसे कहते हैं विसरण? तो जानेंगे, देखिए, कहेंगे कोई भी चीज, ठीक है। लिखेंगे, जब कोई चीज उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाती है, निम्न सांद्रता की ओर, और एक अर्ध पारगमय, ठीक है, एक अर्ध पारगमय झिल्ली को पार करती है, उसे विसरण प्रक्रिया कहते हैं, ठीक है। क्या होता है, जब कोई चीज, ठीक है, कोई सा ऑब्जेक्ट ले लीजिए, कोई सा ऑब्जेक्ट, जब वह उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर एक अर्ध पारगमय झिल्ली को
पार करती है उसे कहते हैं विचरण कहते हैं। क्या कहते हैं? विचरण। कंप्लीट है, बताइए। विचरण आप बता लेंगे आप। विचरण अगर आपके ये देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है विचरण, तो कहेंगे देखिए विचरण जो प्रक्रिया होती है, विचरण जो प्रक्रिया होती है वो छोटी छोटी कीट कणों में होता है, ठीक है, कीट कणों में होता है, ठीक है। अब आते हैं एक क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही इसको आप वीवीआई क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको मैं क्लीन करता हूँ और आगे लिखते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन है जो आपके बिहार बोर्ड के लिए रामबाण का नाम माना जाता है। क्या माना जाता है? तो कहेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड है, जिसे कार्बन मोनोऑक्साइड मैंने आपको केमिस्ट्री में पढ़ाया होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड का अगर आप सूत्र कहें तो क्या कहेंगे? तो कहेंगे CO, ये होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। मोनो मतलब एक होता है, ठीक है, मोनो मतलब एक होता है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक ऑक्साइड ना ऑक्सीजन लिखते हैं, कार्बन मोनो ऑक्साइड ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, कार्बन मोनोऑक्साइड एक जहरीली ठीक है, जहरीली गैस है। कैसे जहरीली गैस है? कैसे जहरीली गैस है? क्यों? ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड एक जहरीली गैस है, क्यों? ठीक है, या एक ऐसे भी दिया जाता है, एक इसे ऐसे भी डिजाइन किया जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड को प्राणघात गैस क्यों बोला जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड को ऑक्साइड को प्राणघात, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड को प्राणघात गैस क्यों माना जाता है? ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड को प्राणघात गैस क्यों माना जाता है? ठीक है, प्राणघात गैस क्यों माना जाता है? तो इसे कैसे डेफिनेशन, मतलब इसे कैसे आप डिफाइन करेंगे ये बताइए पहले, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक जहरीली गैस है, क्यों? और यह कार्बन मोनोऑक्साइड को प्राणघात गैस क्यों कहा जाता है? ठीक है, प्राणघात गैस क्यों कहा जाता है? इसको आप लोग, ठीक है, प्राणघातक लिख लीजिए, प्राणघातक, ठीक है, प्राणघातक गैस क्यों माना जाता है? ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड को सबसे जहरीला गैस माना जाता है क्योंकि यह हेमोग्लोबिन से अभिक्रिया करके कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण करता है, ठीक है। लिखेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड को प्राणघातक गैस माना जाता है क्योंकि यह हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया कर ठीक है, अभिक्रिया कर कार्बोक्सिलिक ठीक है, कार्बोक्सिलिक ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड को प्राणघातक गैस माना जाता है क्योंकि यह हीमोग्लोबिन के साथ, ये हीमोग्लोबिन क्या होता है? तो कहेंगे आपके खून में जो लाल रक्त कणिका क्यों होता है, लाल मतलब खून का रंग लाल क्यों होता है? तो कहेंगे हीमोग्लोबिन के कारण, ठीक है। ये जो हीमोग्लोबिन होता है ये आपके रक्त में पाया जाता है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड को प्राणघातक गैस माना जाता है क्योंकि यह हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया कर कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण करता है। कंप्लीट है? ओके। यह शरीर की कोशिकाओं तक ऑक्सीजन को जाने से रोकता है, ठीक है। यह शरीर की कोशिकाओं तक, ठीक है, यह शरीर की कोशिकाओं तक ऑक्सीजन को जाने से रोकता है। कौन रोकता है? तो कहेंगे कार्बोक्सिलिक
ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होता है निर्माण करता है, यह शरीर की कोशिकाओं तक ऑक्सीजन को जाने से रोकता है। ओके, ऑक्सीजन के अभाव में व्यक्ति का मौत हो जाता है, जिस कारण इसे प्राणघात और ऑक्सीजन हालांकि ये बात ही है, ठीक है, और यह हम कह सकते हैं कि जब व्यक्ति को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो उस वह क्या हो जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, और ऑक्सीजन ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के अभाव के कारण व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इसलिए इसे प्राणघातक गैस माना जाता है। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है भाई, इसको आप लोग डबल स्टार दे दीजिएगा। ठीक है, ओके। तो देखिए क्या क्वेश्चन है, कार्बन मोनोऑक्साइड एक जहरीली गैस है क्यों, या कार्बन मोनोऑक्साइड को प्राणघातक गैस क्यों कहता है। तो कहेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड को प्राणघातक गैस माना जाता है क्योंकि यह हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया कर कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण करता है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण करता है जो शरीर की कोशिकाओं तक ऑक्सीजन को जाने से रोकता है। ऑक्सीजन के अभाव के कारण, ठीक है, और ऑक्सीजन के अभाव के कारण व्यक्ति की क्या होती है, डेथ हो जाती है। ठीक है, डेथ हो जाती है। इसलिए इसे क्या कहते हैं, इसे हम प्राणघातक गैस कहता है। तो कांग्रेचुलेशन आपको, ये जो आप चैप्टर पढ़ें, ये आप चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिए। ठीक है, कंप्लीट कर लिए। ओके, तो अगला जो वीडियो हम लाएंगे, अगले नेक्स्ट वीडियो में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, तो परिवहन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, जाइलम फ्लोएम जो जंतुओं में होता है, और हमारे हृदय में अगर बात करें नीला आलिंद, ठीक है, सॉरी दाया आलिंद, बाया आलिंद। ठीक है, ओके, उसके बारे में हम कल अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो हृदय के बारे में कौन कौन कल जुड़ेगा, इसलिए आप लोग एक बार कमेंट बताइएगा। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक थैंक्स, धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।